दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं स्टॉक मार्केट खत्म, निफ्टी 20,000 के नीचे जाने वाली है। निफ्टी अभी जहां ट्रेड कर रही है वहां से 10% और गिरावट दिखा सकती है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का नहीं, मैं आपको 25 साल का 25 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं। तब आपको क्लियर आइडिया चल जाएगा कि अभी जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भैया एफआई सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए इंडियन इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक रीजन तो है, लेकिन इसके साथ साथ 3-4 और रीजन है जो आपको नहीं बताया जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि मार्केट में क्यों गिरावट हो रही है, अभी और कितना गिरावट होगी, और एक इन्वेस्टर को इस गिरावट में क्या करना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में निवेश कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि भैया मार्केट गया, खत्म हुआ, ये सब। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे अब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है, कब तक चलेगी, मार्केट में कब रिकवरी देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 to 6 रीजन बताने वाला हूं जिससे मार्केट में हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो पहला रीजन है एफआईज की सेलिंग। दिसंबर 2024 में एफआईज की जो एओसी थी, एसेट अंडर कस्टडी, वो थी 71.10 लाख करोड़, और अभी जनवरी 2025 में ये घटकर हो गई है 67.7 लाख करोड़। तो देख सकते हैं कि एफआईज दबा के सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम एफआईज का इंडियन इक्विटी मार्केट में होल्डिंग देखें तो इनकी होल्डिंग थी भैया अराउंड 20% थी, और अभी ये घटकर हो गई है 16%। तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहां पर दबा के सेलिंग करा है एफआईज वाले, इसीलिए इंडियन इक्विटी मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं कि भैया एफआई सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं, कर रहे हैं इसका भैया बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि हमारा रुपीज यहां पर डिप्रिसिएट हो रहा है, इसीलिए ये एफआईज दबा के सेलिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एफआईज यहां पर इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं और उनको मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हो गया, और यहां पर रुपीज लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है, तो यहां पर 20% का रिटर्न्स बनाया और मान लीजिए कि रुपीज यहां पर 6% डिप्रिसिएट हो गया। तो भैया जब इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा लेके जाएंगे तो कितना हाथ लगेगा इनको, अराउंड 14% का रिटर्न्स बन रहा है। तो पहला रीजन तो यह है कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा रीजन है रुपीज में हमें डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, रुपीज में वीकनेस देखने को मिल रही है, इसीलिए एफआई दबा के सेलिंग कर रहे हैं, राइट। और तीसरा रीजन है राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड। भैया अगर किसी को अपने कंट्री में ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करे। तो तीसरा रीजन है राइजिंग बॉन्ड यील्ड। और जो फोर्थ जो मेन रीजन है जो मुझे लग रहा है वो है Q3 का परफॉर्मेंस। इंडियन इक्विटी मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, इवन दो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, उनका इस बार का Q3 का रिजल्ट जो है पुअर रहा है। और जब पुअर रहेगा तो एक इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में निवेश कर रहा है तो बिजनेस में ही तो निवेश करता है, और अच्छा बिजनेस नहीं चलेगा तो भैया रिटर्न्स नहीं बनेगा। इसीलिए देख सकते हैं कि एफआईज सेलिंग कर रहे हैं कि भैया Q3 का रिजल्ट भी नहीं है और रुपीज में यहां पर गिरावट भी देखने को मिल रही है, इसीलिए यहां पर सेंटिमेंट थोड़ा सा और बढ़ जाता है एफआईज का, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अपना Q3 का रिजल्ट सॉलिड डिलीवर नहीं करा। और जो फिफ्थ जो रीजन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया एफआई सेलिंग कर रहे हैं इसलिए मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एक रीजन तो है, मानता हूं, लेकिन अभी देख सकते हैं कि आईपीओ का मेला लगा था
और साथ साथ में यहाँ पर ओएफएस, बहुत सारे प्रमोटर भी दबा के सेलिंग कर रहे थे। बहुत सारे एमएसएमई आईपीओ भी आए थे। और एमएसएमई आईपीओ एक दुकान है, थोड़ा सा भैया ठीक ठाक बैलेंस शीट कर लिया, चलो मार्केट से पैसा उठाते हैं। बहुत सारे एमएसएमई आपने देखा होगा कि भैया जिनका फंडामेंटल सही नहीं है वो भी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। बहुत सारे आईपीओ दौड़ दौड़ के स्टॉक मार्केट से पैसा उठाया और बहुत सारे प्रमोटर ने यहाँ पर ओएफएस भी लेके आया। तो देख सकती हैं कि इतना सारा लिक्विडिटी मार्केट से गायब हुआ, देख सकते हो। तो एक रीजन ये भी है। और अगला जो रीजन है, कुछ दिन पहले चाइना ने अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस पैकेज दिया। तो एक रीजन ये भी है कि एफआईज या इंडियन जो इक्विटी मार्केट है वहां से पैसा निकाल के चाइना में निवेश किया। तो स्टिमुलस पैकेज मिलेगा, अगर इकोनॉमी में पंपिंग करेंगे तो भैया तेजी तो देखने को मिलेगी ही। तो एक रीजन ये भी है। और अगला रीजन है, इंडिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अभी जो इकोनॉमी सर्वे आया था उन्होंने 6.3% का आंकड़ा दिया है कि जीडीपी रहने वाली है। तो अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में 10% कैपेक्स कम किया है। तो इससे क्या होगा, अगर कैपेक्स पे खर्चा नहीं करेंगे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भैया प्रेशर पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी जीडीपी भी सही नहीं कर रही है और इकोनॉमी सर्वे ने भी यहाँ पर 6.3% का आंकड़ा दिया था। अगला मेन रीजन है इंडियन इक्विटी मार्केट में जो अभी नर्वसनेस देखने को मिल रही है, ट्रम्प। बहुत सारी कंट्री में भैया अभी ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इंडिया पर टैरिफ नहीं लगाया है लेकिन मार्केट इसको वॉच कर रहा है। अगर टैरिफ लगा दिया तो भैया दिक्कत हो जाएगी, मार्केट में और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो जहां तक मुझे पर्सनली लग रहा है कि ट्रम्प ये 3-4 साल रहने वाले हैं भैया। 4 साल का टर्म होता है यूएसए में। तो 3-4 साल मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि ट्रम्प की सरकार ट्विटर से चलती है। सुबह उठे, नाश्ता पानी किए, चलो भैया एक ट्वीट कर देते हैं और ऐसा ट्वीट कर देंगे कि भैया खलबली मच जाएगी। और जब खलबली मचेगी तो फिर हमारा ये स्टॉक मार्केट ऐसे गोता लगाएगा ही लगाएगा। तो 3-4 साल वोलेटिलिटी रहेगी। तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक रीजन ये है, स्टॉक मार्केट को अभी टैरिफ से डर लग रहा है। कितना भैया टैरिफ लगा दें किसी को नहीं मालूम, राइट। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भैया ये गिरावट कब तक चलेगी, ये एफआईज कब लौट के आएंगे, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि भैया एफआईज कब लौट के आओगे। तो ये लौट के आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी 20% होल्डिंग थी, अभी इन्होंने दबा के सेलिंग करी है। अराउंड 16% अभी भी स्टेक है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो एफआईज को अगर इंडियन इक्विटी मार्केट में लाना है तो पहला है रुपीज। अगर हमारा करेंसी स्टेबल होगा यहां पर तब ये एफआईज लौट सकते हैं। दूसरा है Q3 का रिजल्ट सही नहीं रहा बहुत सारी कंपनियों का, ठीक है भैया। लेकिन अगर Q4 का रिजल्ट सही रहा तो एफआईज का यहां पर सेंटिमेंट पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन अगर Q4 का रिजल्ट इस बार सही नहीं रहा तो मार्केट में बिल्कुल वीकनेस देखने को मिल सकती है, एफआईज की सेलिंग और बढ़ सकती है। तो मार्केट Q4 का रिजल्ट का वेट करेगा। और जो अगला है, एफआईज कब लौट के आएंगे, जब इंडियन इक्विटी मार्केट एकदम सस्ता हो जाएगी वैल्यूएशन वाइज, तब ये फिर से लौट के आएंगे। और जो फोर्थ रीजन है, जो पर्सनली मुझे लगता है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो एफआईज वाले डरा भी रहे होंगे, समझ रहे हैं। अभी क्या है, एफआईज सेलिंग कर रहे हैं लेकिन खरीद कौन रहा है, घरेलू इन्वेस्टर। अगर ये घरेलू इन्वेस्टर अपना एसआईपी या इंडिविजुअल किसी स्टॉक में निवेश नहीं करते, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो इंडियन इक्विटी मार्केट अभी जहां ट्रेड कर रही है वहां से कम 10% और नीचे रहती। इट मींस निफ्टी 20,000 के नीचे रहती। तो फोर्थ जो मुझे लग रहा है कि एफआईज वाले इस बार ऐसा मूड बनाया है कि मार्केट को ऐसा इस बार गिराएंगे कि सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे। और यही हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट बंद कर रहे हैं। अभी रिसेंट का डेटा आया था, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में गिरावट देखने को मिल रही है, एसआईपी बंद हो रही है। और यही एफआईज चाहते हैं, जब सारे लोग निकल जाएंगे फिर ये लोग नीचे से खरीदेंगे जब मार्केट सस्ता हो जाएगा। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से एफआईज इंडियन इक्विटी मार्केट में लौट सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 इयर्स आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है वो अब मैं आपको अभी डेटा दिखाऊंगा 25 साल का, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा है, जैसे मैं आपको बताया ट्रंप, अब ये ट्रंप 3-4 साल मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ाएंगे। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इन्वेस्ट करिए, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है तो 3-4 साल स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए अपने रिस्क और गोल के हिसाब से, या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए या ETF के थ्रू निवेश करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि मार्केट की इस वोलेटिलिटी में एक इंडिविजुअल स्टॉक कहां जा सकता है, कितना गिर सकता है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आप बास्केट खरीदेंगे, इंडेक्स फंड खरीदेंगे या ETF खरीदेंगे या एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करेंगे अपने गोल के हिसाब से, तो यहां पर क्या होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजर बैठा है, वो आपके पैसे को मैनेज करता है मार्केट में जिस तरह से कंडीशन होती है। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में अभी मुझे लग रहा है पर्सनली कि 3-4 साल इन्वेस्ट न करके इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और ETF में निवेश करिए। और ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में भी अलग अलग कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरी अपने रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट करिए और उसमें निवेश करिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी बंद मत करिए, इसको चलने दीजिए। मार्केट की वोलेटिलिटी में आपकी NAV एवरेज आउट हो जाती है। अभी निफ्टी 20.40 P के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, तो देख सकते हैं कि निफ्टी का वैल्यूएशन भी अब सस्ता हो रहा है। तो जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लमसम करने के बारे में सोच रहा है, मौका आने वाला है। तो एक बार मैं आपको 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, जिसमें हम लोग निफ्टी 50 का PE और एनुअलाइज जो रिटर्न्स है उसको देखेंगे। तो 2001 से शुरू करते हैं। निफ्टी का जो पी था 59 था 2001 में, उस समय निफ्टी ने 16% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया। 2022 में 14 की पी थी, उस समय निफ्टी ने सिर्फ 3% का रिटर्न्स दिया। 2003 में निफ्टी का पी 19 हो गया, तो उस समय निफ्टी ने 71.90% का रिटर्न्स दिया। जब भी निफ्टी का पी 20 के नीचे चला जाए, इन्वेस्टर को स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर निफ्टी का पी 30 से प्लस है तो भैया समझ लीजिए कि वैल्यूएशन यहां पर रीच हो गया है। 2004 में निफ्टी का पी था 16, तो उस समय निफ्टी ने 10.68% का रिटर्न्स दिया है। 2005 में निफ्टी की जो पी थी 16.72 थी, उस समय निफ्टी ने 36% का शानदार रिटर्न्स दिया है। 2016 में 20 पे निफ्टी की पी थी, अराउंड 21 की पी थी, उस समय निफ्टी ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया है और 39% का रिटर्न्स दिया है। 2007 में निफ्टी की पी थी 26, उस समय निफ्टी ने 54% का रिटर्न्स दिया है। और 2008 में निफ्टी का पी 12.69 थी, क्योंकि भैया लेमन ब्रदर का क्राइसिस था ना, मार्केट में ड्रेस्टिकली गिरावट देखने को मिली थी। तो उस समय निफ्टी का जो एनुअलाइज रिटर्न्स था, देख सकते हो 51% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया निफ्टी ने, राइट। 2009 में निफ्टी का जो पी था 22.70 था, उस समय इसका एनुअलाइज रिटर्न्स जो था 75.76 था। तो देख सकते हैं कि इस गिरावट में निफ्टी का पी 12.69 था। तो जब भी निफ्टी आपको 15 के नीचे या 12 के नीचे मिले, 12 के नीचे मिले, तो ऐसा बोला जाता है कि भैया FD है, तो FD को तोड़ के इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मार्केट सस्ता हो गया है। तो भैया निफ्टी का पी 12.69 पहुंच गया था 2008 में। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया अगले साल देख सकते हो ना 75% का शानदार रिटर्न्स मिला। 2010 में निफ्टी का पी था 23, उस समय निफ्टी ने 17.95% का रिटर्न्स दिया है। 2011 में 17 की पी थी, उस समय निफ्टी ने 24% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया। 2012 में निफ्टी की पी थी 18, 27% का रिटर्न्स दिया। 2013 में 18 का पी था, उस समय निफ्टी ने 6% का रिटर्न्स दिया। 2014 में 21 का पी था, उस समय निफ्टी ने 31% का रिटर्न्स दिया है। 2015 में 21 की पी थी, उस समय निफ्टी ने 4% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 2016 में 21 की पी थी, निफ्टी ने 3% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। 2017 में 26 की पी थी, 28% का रिटर्न्स दिया है। 2018 में निफ्टी की पी 26 थी, उस समय निफ्टी ने 3% का रिटर्न्स दिया है। 2019 में 28 की पी थी, उस समय निफ्टी ने 12% का रिटर्न्स दिया। 2020 में 16 की पी थी,
जिस समय कोविड में गिरावट आई थी, लेकिन भैया 2-3 महीने में मार्केट नीचे से रिकवर करा। तो निफ्टी ने यहाँ पर अराउंड 15% का रिटर्न्स दिया। 2021 में 23 की पी थी, उस समय निफ्टी ने 24% का रिटर्न्स दिया। 2022 में 22 की पी थी, निफ्टी ने 4.32% का रिटर्न्स दिया। 2023 में 22 की पी थी, 19.42% का रिटर्न्स दिया। और 2024 में 22.30 की पी है, निफ्टी ने 8.75% का रिटर्न्स दिया। और 2025 में अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो निफ्टी का पी 20.40 है। तो इससे आपको क्या अंदाजा चल रहा है बताइए कि जब भी मार्केट सस्ता हो जाए तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। जब भी निफ्टी का पी आपको 20 के नीचे मिले और आपको मान लीजिए कि 1 लाख का लमसम करना है तो अपना रिस्क देख लीजिए, उसके बाद से फंड सेलेक्ट कर लीजिए और 1 लाख को वन गो में नहीं, स्टैगर्ड मैनर में निवेश करिए। बहुत सारे लोग 21.40 पी के लेवल पे भी शुरू करा था, तो आपने मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करा, निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे जाती है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट करिए, थोड़ा सा और नीचे जाती है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट करिए और समय दीजिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में समय लगता है। एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तो दीजिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है तो दूसरे कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए। मार्केट में बहुत सारे कैटेगरी हैं, उनमें निवेश करिए, समझ रहे हैं, डेट फंड में, हाइब्रिड फंड में या डायनेमिक म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। लेकिन प्योरली इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क और समय तो देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में गिरावट आई है उसके अगले साल शानदार प्रदर्शन किया है निफ्टी ने। तो अभी मार्केट में यहां पर देख सकते हैं कि डिप देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन वाइज मार्केट भी अब यहां पर सस्ता हो रहा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि भैया 3-4 साल से मार्केट अच्छा खासा दौड़ लगाया है, तो ये भी तो मार्केट में गिरावट आ रही है तो अच्छी बात है। जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको बने रहना चाहिए। एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी करते रहिए। तो अगर आपके पास फंड नहीं है तो पोर्टफोलियो मत देखिए, लेकिन एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी करते रहिए। लमसम करना स्टैगर्ड मैनर में करिए, क्योंकि मार्केट अब सस्ता होने वाला है। तो मैंने आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया ताकि आप पैनिक ना करें। मार्केट में बहुत सारे धुरंधर हैं जो बोलेंगे देखो एफआईज 2 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, मार्केट और गिरने वाला है, मार्केट खत्म। भैया मार्केट में ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट आए और गए, तो आप डट के रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपी के लिए टेंशन मत करिए। आपका पैसा पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, उसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट हो रहा है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहां पर 1-2 साल प्रदर्शन नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर प्लस है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समय दीजिए। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक न होके अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं ये भी बता देता हूं कि इस गिरावट में किसी से उधार लेके, लोन लेके इन्वेस्ट मत करिएगा। जो आपके पास पैसा है उसी पैसे को इन्वेस्ट करिए और समय दीजिए। जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि कम इन्वेस्ट करिए, समय ज्यादा दीजिए। कम इन्वेस्ट करके समय ज्यादा देंगे तो वहां पर आइंस्टीन अंकल क्या बोला है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा आपका कंपाउंड होगा। लेकिन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और समय कम देंगे तो भैया इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है और रिटर्न्स भी कम मिलेगा। सो चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।